नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। समग्र राष्ट्र तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम दिल्ली छावनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। कहा, समानता मानव अधिकार की आत्मा है और अधिकार हमारी साझी जिम्मेदारी है। काबुल में फंसे भारतीयों और अफगान नागरिकों को विशेष विमान से वापस लाया गया। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, महाभारत तथा भगवद गीता को भी स्वदेश लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित लोकतंत्र पर पहले शिखर सम्मेलन में आज शाम वक्तव्य देंगे। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध चाबहार परियोजना के लिए लागू नहीं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए 21 उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस नियम लागू किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 131 करोड़ 18 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.36%। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे और भारत का 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज गोवा के पणजी में शुरू होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। समग्र राष्ट्र जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने आज जनरल रावत के सरकारी आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संसद सदस्य, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, तीनों सेनाओं के अनेक अधिकारी तथा विदेश प्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनरल बिपिन रावत बहादुरी, साहस और शौर्य के प्रतिमान थे। उन्हें खोना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगी। जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार आज शाम दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। शव यात्रा कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर शवदाह गृह तक जाएगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों का पार्थिव शरीर कल शाम सुलूर से दिल्ली के पालम हवाई अड्डे लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अंतिम संस्कार आज किया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर,
सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी ब्रिगेडियर लिद्दर को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेंगलुरु में वायुसेना कमान अस्पताल भेजा गया है। भारतीय वायुसेना ने इस महीने की 8 तारीख को हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच कराने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त दल का गठन कर दिया है। वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि जांच का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि वायुसेना ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जांच दल गठित करने के आदेश दिए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान में फंसे 110 लोगों को लेकर विशेष विमान आज काबुल से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा। इसमें 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब और हिंदू धर्म ग्रंथ भी भारत लाए गए हैं। भारत पहुंचे इन लोगों में भारतीय नागरिक सहित वहां फंसे हिंदू तथा सिख समुदाय के अफगान नागरिक हैं। अफगानिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण, महाभारत तथा गीता सहित प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ लाए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को महावीर नगर के गुरु अर्जुन देव जी गुरुद्वारा में और हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फरीदाबाद के एक मंदिर में रखा जाएगा। इंडियन वर्ल्ड फोरम ने इस सुचारू और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सिख प्रतिनिधिमंडल ने भी भारत सरकार की मदद से अपने घर लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। अब तक अफगानिस्तान से 565 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकतंत्र पर पहले शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे। कल प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भागीदारी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75 वर्ष पहले इसी दिन भारत की संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत लोकाचार लोकतंत्र के मूल स्रोतों में है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में प्रमुख नेताओं के पूर्ण सत्र में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस सत्र में भारत सहित 12 प्रमुख देश शामिल हुए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध चाबहार परियोजना के लिए लागू नहीं है। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि समझौते पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर के बावजूद 2018 में परिचालन शुरू हुआ। तब से अब तक इसके माध्यम से 160 पोत और 32 लाख टन माल की ढुलाई हुई। With regard to the workers who have come back, NRIs who have come back to India, sir, our focus is on trying to get them back in restore.
To inform the honourable member that Chabahar port, all our agreements on its operations are limited to Iran. Originally there was a trilateral agreement, but that was the basis to set it up. In terms of port operations, we are not required to have any agreement with the government of Afghanistan, and I assure you the port is functioning and functioning well. विदेश मंत्री ने बताया कि चाबहार बंदरगाह परियोजना की शर्तें ईरान तक सीमित हैं और बंदरगाह परिचालन के लिए अफगानिस्तान सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के 21 उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू किए गए हैं। ये अभी परीक्षण दौर में है ताकि देश के सभी न्यायालयों में एक समान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध कराई जा सके। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री रिजिजू ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लंबित मामलों को निपटाने में भी मदद मिलेगी। कोविड के समय में हमारे जितने भी कोर्ट हैं पूरी तरह से सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन जो भी टेक्नोलॉजी का माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है वो सराहनीय है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से भी बहुत प्रयास किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के नेतृत्व में ई कमेटी बने हैं। उसके साथ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बहुत क्लोजली मिलकर काम कर रहे हैं। 21 हाई कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूल्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं सर, और अतिरिक्त 28 हाई कोर्ट्स और 22 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अडॉप्ट किया गया है आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज के रूप में। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के बाद जलवायु परिवर्तन पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अनेक देशों ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून लागू किए हैं। श्री बिधूड़ी ने भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा भी सदन में उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान लागू की गई विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया। चर्चा अभी जारी है। राज्यसभा के निलंबित विपक्षी सदस्यों ने आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अपना धरना फिर से शुरू कर दिया। ये सदस्य अपने निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन विपक्षी सदस्यों को पिछले मानसून सत्र में उनके अमान्य व्यवहार के कारण वर्तमान सत्र के पहले दिन ही पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर आज शाम देहरादून पहुंचेंगे। वे कल सुबह देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। श्री कोविंद कल शाम दिल्ली लौट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना से 29 लाख किसानों को लाभ होगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के जरिए 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन को जोड़ा गया है। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल में बहराइच से गोरखपुर तक 9 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर। इस परियोजना के जरिए 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई संभव होगी। साथ ही मानसून के दौरान नेपाल से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण इस इलाके में बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों का दौरा कर प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बलरामपुर में रामकुमार मिश्र के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। समग्र राष्ट्र तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम दिल्ली छावनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। कहा, समानता मानव अधिकार की आत्मा है और अधिकार हमारी साझी जिम्मेदारियां हैं। काबुल में फंसे भारतीयों और अफगान नागरिकों को विशेष विमान से वापस लाया गया। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, महाभारत तथा भागवत गीता को भी स्वदेश लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित लोकतंत्र पर पहले शिखर सम्मेलन में आज शाम वक्तव्य देंगे। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा, ईरान पर अमरीकी प्रतिबंध चाबहार परियोजना के लिए लागू नहीं।
विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए 21 उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 131 करोड़ 18 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.36%। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे और भारत का 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज गोवा के पणजी में शुरू होगा। आज मानवाधिकार दिवस है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद से 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि समानता मानवाधिकारों की आत्मा है और अधिकार हमारी साझी जिम्मेदारी है। I am delighted to be here among you to celebrate the 73rd Human Rights Day. On this day in 1948, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. On that day, we can confidently say humankind accomplished a higher stage in its moral evolution. राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सबको मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए अपना संकल्प मजबूत करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय है असमानता को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, जो लोगों को याद दिलाता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि आज मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने की 73वीं वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भेदभाव की गहरी जड़ों की समस्या का समाधान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। I am Rajagopal Achari and I am speaking from Madras All India Radio Broadcasting Station. I have been given the honor of inaugurating this Hindustan Akashvani in Madras. आप सुन रहे थे स्वाधीनता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और इस पद पर रहे एकमात्र भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जिन्होंने मद्रास ऑल इंडिया रेडियो के शुभारंभ के अवसर पर ये उद्गार व्यक्त किए थे।
The new Akashvani is intended to cover not only the city of Madras but the districts in the province. It will broadcast messages and programs from outside the province and even from countries abroad. राजा जी के नाम से लोकप्रिय राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1978 को तोरापल्ली में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विश्वस्त नेता थे। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विधि की उपाधि ली और सेलम में आपराधिक मुकदमों में वकालत शुरू कर दी। 1917 में सेलम की नगरपालिका के अध्यक्ष बनने के बाद उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी। उसके बाद राजा जी पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, वायकाम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया तो राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें 5 बार जेल भेजा गया। 1937 में मद्रास में चुनावों के बाद कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई और राजा जी प्रेसिडेंसी के प्रथम प्रीमियर निर्वाचित हुए। राजगोपालाचारी 1939 में मंदिर प्रवेश प्राधिकार और क्षतिपूर्ति अधिनियम लाए, जिसके तहत तथाकथित निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली। राजा जी मद्रास से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। स्वतंत्रता के उपरांत राजा जी को भारत का अंतिम गवर्नर चुना गया और वे इस पद पर 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे। उन्होंने 1952 से 1954 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। राजगोपालाचारी प्रसिद्ध लेखक भी थे, जिन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्हें कर्नाटक संगीत शैली में कुरई ओनरम इल्लई गीत लिखने का श्रेय भी हासिल है। उनके सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य में महाभारत और रामायण का अंग्रेजी भाषा में लेखन भी शामिल है। भारतीय राजनीति और साहित्य में योगदान के लिए राजा जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1972 को राजा जी का निधन हो गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर 1857 को शहीद हुए थे। नारायण सिंह को बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने 1857 में छत्तीसगढ़ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान क्षेत्र में हुआ। व्यापारियों को लूटने और उनका माल अकाल पीड़ित गरीबों को वितरित करने के लिए 1856 में अंग्रेजों ने नारायण को गिरफ्तार किया था, लेकिन 28 अगस्त 1857 को वे जेल तोड़कर अपने गृहनगर पहुंच गए। वहां नारायण ने 500 लोगों की सेना बनाई। सेना को कुचलने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश फौज भेजी गई। अंग्रेजों ने नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। रायपुर में शहीद नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम उन्हीं की याद में रखा गया है। महान स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है अशोक कुमार को। आज 10 दिसंबर है और पुण्यतिथि है
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दादामुनि अशोक कुमार की। दादामुनि के नाम से मशहूर कुमुद कुमार गांगुली यानी अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। अपने सपने पूरे करने के लिए 1934 में वे बम्बई आ गए। अशोक कुमार को बॉम्बे टाकीज के बैनर तले प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में काम करने का मौका मिला। अशोक कुमार ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी में बिमल रॉय के साथ काम किया। हिंदी फिल्मों के इतिहास में ये फिल्म आज भी क्लासिक फिल्मों में चल 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद का नाम उल्लेखनीय है। फिल्म में बेमिसाल अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में उनका गाया गीत काफी लोकप्रिय हुआ। रेलगाड़ी 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 छुक 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 वहां से 1984 में दूरदर्शन के पहले शॉप ओपेरा हम लोग में दादामुनि ने सूत्रधार का काम किया। यही नहीं बल्कि 1988 में दादामुनि को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अशोक कुमार का 10 दिसंबर 2001 को निधन हो गया, लेकिन दादामुनि के चाहने वाले उन्हें आज भी प्यार से याद करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में बताया कि प्रतिदिन सवेरे विशेषज्ञ दल देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों और संसाधनों की स्थिति पर विचार विमर्श करता है। उन्होंने बताया कि इस समय देश में ओमिक्रॉन के 23 मामले हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत में कोविड रोधी टीकाकरण की दर अन्य देशों की तुलना में सबसे अच्छी है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसंधान के बाद उनके सुझाव के आधार पर बूस्टर डोज के बारे में नीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर टीके के असर के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। नीति आयोग ने आज देश में आपात स्वास्थ्य देखभाल की मौजूदा स्थिति पर 2 व्यापक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में एम्बुलेंस सेवा, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और देखभाल उपकरणों की मौजूदा स्थिति में कमियों का उल्लेख किया गया है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट की प्रस्तावना में डॉक्टर वी के पॉल ने देश में विश्व स्तरीय कुशल और एकीकृत आपात देखभाल प्रणाली सृजित करने पर बल दिया है। देश में अब तक 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 74,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 7,678 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 98.36% है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इसके अंतर्गत आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट में कोरोना योद्धाओं को आकाशवाणी का सलाम कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे फोन इन कार्यक्रम में आज कोरोना वायरस से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली की लेडी हार्डिंग अस्पताल की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल होंगी। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज गोवा के पणजी में शुरू होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। समग्र राष्ट्र तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम दिल्ली छावनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। कहा, समानता मानव अधिकार की आत्मा है और अधिकार हमारी साझी जिम्मेदारी है। काबुल में फंसे भारतीयों और अफगान नागरिकों को विशेष विमान से वापस लाया गया। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, महाभारत तथा भगवद गीता को भी स्वदेश लाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित लोकतंत्र पर पहले शिखर सम्मेलन में आज शाम वक्तव्य देंगे। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध चाबहार परियोजना के लिए लागू नहीं। और विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए 21 उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू किए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।